हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये बिहार सचिवालय सहायक के लिए आपका ये टेस्ट नंबर कितना है, तो 12 है। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये टेस्ट एक्चुअली मतलब प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा चलाया जाता है, ऑफलाइन टेस्ट, तो उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बीच में काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि बीच में टेस्ट भी बंद ही था कोचिंग में, इसीलिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि इसे यहाँ पे मिलान करना है, जैसे कि आपका राजधानी है और राज्य के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि आपका मिजोरम हो गया तो ये किससे मिलेगा, तो आइजोल से मिलेगा। नागालैंड हो गया ये कोहिमा से। अरुणाचल प्रदेश हो गया ये ईटानगर से। और मणिपुर हो गया ये किससे, तो इम्फाल से मैच करेगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है कि जैसे कि यानी कि टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि जैसे इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी कि पतझड़ी वन के रूप में इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले बात, उष्णकटिबंधीय तो होता ही है लेकिन ये पतझड़ वन होता है। यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय तो है लेकिन यहाँ पे सदाबहार वन है। तो सदाबहार वन ये टीक और साल नहीं होता है। टीक और साल के पत्ता जो होता है गिर जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पतझड़ वन बोलते हैं। सदाबहार वन वो होता है जो हमेशा हरा भरा रहता है। जैसे कि आपका सदाबहार वन कहाँ पे मिलेगा भारत में, तो अंडमान निकोबार में मिलेगा, आपको पश्चिमी घाट में मिल जाएगा। और पूर्वोत्तर, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो होता है ना, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उधर की तरफ आपको सदाबहार वन मिलेगा। ठीक है, देखिए जो सदाबहार वन होता है इसके लिए बारिश कितना होना चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। जबकि आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन है इसके लिए बारिश 100 से लेकर के और 120 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, जो भारत में ज़्यादातर जगह पे होता है। अगर हम साल वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था, जबकि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि जैसे कि आपका सितार के जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है, तो सितार के जनक कौन है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। ये इनको सितार के जनक माना जाता है और इनका जन्म जो है कहाँ पे, यूपी के एटा जिले में हुआ था। अगर प्रॉपर जगह पूछे तो पटियाली में हुआ था। और ये अमीर खुसरो ने 7 सुल्तान यानी कि 8 सुल्तान के काल को देखे थे। ठीक है, जैसे कि बलबन से लेकर के और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक के रहे थे। अगला आपका ऑप्शन नंबर बी क्या करे कि जैसे कि बैजू बाबरा अकबर के टाइम में थे। और मियाँ तानसेन भी किसके, तो ये भी अकबर के ही शासनकाल के टाइम में थे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मतलब इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो यूपी के एटा जिले में पटियाली नामक जगह पे हुआ था। यही क्वेश्चन मतलब बिहार दरोगा में प्री में पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की सामयिक निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों को सिफारिश करता है। तो देखिए मतलब जैसे कि भारत सरकार में से राज्य सरकार के जो राजस्व मिलता है इसके लिए सिफारिश कौन करता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा ये सिफारिश किया जाता है। ठीक है, और वित्त आयोग जो आता है आपका मतलब आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है 280 में आता है। और अभी जो 15वें वित्त आयोग है ये कौन है, तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो है मतलब लोक लेखा समिति का काम क्या होता है, तो ये कैग के रिपोर्ट को चेक करते हैं। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 22 गो टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें 15 गो लोकसभा से होता है और 7 गो कहाँ से, तो राज्यसभा से सदस्य होता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें जो ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, तो ये किस में आता है, तो आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 263 में आता है। तो समझ गए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है कि जैसे कि सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है, तो सोन नदी जैसे कि मान लीजिए कि गंगा ही है, तो सोन जो है बिहार के किस भाग में, तो ये आपका इधर से आकर के ऐसे मिलते, तो ये बिहार के उत्तर में, तो मतलब बिहार के दक्षिण और पश्चिम भाग में मिलती है। ठीक है, तो मतलब देखिए ये दक्षिण से तो जाहिर है। ठीक है, और ये पश्चिम भाग में, पूरब तो इधर हो गया ना, इधर पूरब हो गया, तो ये पश्चिम भाग में ही मिलता है। ठीक है, गंगा नदी से। तो और ये सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो ये अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है।
अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि जैसे कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय के यानी कि तहकीकात किया या जांच किया। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि हंटर कमीशन का जो मतलब ये किया गया था, गठन किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इसी के जाँच के लिए मतलब गठन किया गया था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था और इसमें 8 मेंबर का एक कमेटी बना था, जिस 8 मेंबर में 5 मेंबर तो जो ब्रिटिश थे और 3 गो इंडियन मेंबर भी थे इस कमेटी में। जो 3 गो इंडियन मेंबर थे उनका नाम क्या है यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देख लीजिए। जैसे कि आपका चिमन सीतलवार हो जाएंगे, दूसरा है आपका क्या तो सुल्तान अहमद है, और तीसरा जो है आपका जगत नारायण जो बिहार से थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये सब आपको याद रखना है अच्छे से। एक और हंटर कमेटी का गठन हुआ था कब, तो 1882 में हुआ था। ये शिक्षा से संबंधित थे और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको गठन किया गया था और ये प्राथमिक शिक्षा के देखभाल के लिए इसको गठन किया गया था हंटर कमेटी का। तो 2 हंटर कमेटी, एक तो आपका 1882 में है, ये शिक्षा से संबंधित है और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में गठन किया गया था, जबकि दूसरा जो है ये मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसी के जांच के लिए गठन किया गया था और इसमें 8 मेंबर थे। और इस समय वायसराय कौन थे मतलब भारत के, तो वो थे आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कर रहे हैं देखिए। करा निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार है। मतलब इसमें राज्यसभा, जो राज्यसभा होता है उसको अधिक अधिकार है किसके, लोकसभा के कंपेरिजन में। तो आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है, जैसे कि आपका 249 हो गया, 312 हो गया और 67 हो गया, ये सभी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के तहत राज्यसभा का अधिकार ज़्यादा है लोकसभा के कंपेरिजन में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा कि जैसे कि अखिल भारतीय यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ये आर्टिकल 352 में दिया गया है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, और इसमें राज्यसभा का अधिकार ज़्यादा है लोकसभा के कंपेरिजन में। जबकि ऑप्शन 1 की बात करें तो यहाँ धन विधेयक है, ये 110 में आता है और ये हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ऑप्शन आपका बी है कि धनेतर विधेयक, ये आपका 111 में आता है, ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। ऑप्शन डी में है संविधान का संशोधन, ये आर्टिकल 368 में आता है और ये लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। ठीक है, तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसे कि आपका मास्की तथा गुर्जर जो अभिलेख है इसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए की बात करें तो भाबरू अभिलेख से ये पता चलता है कि मगध के सम्राट कौन थे, तो अशोक थे, ये भाबरू अभिलेख में दिया गया है। ठीक है, अगला आपका 13वां जो है मतलब अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है और अशोक का नाम जो है, जैसे कि पुराण में अशोक का नाम क्या है, तो अशोक वर्धन है, पुराण में इसका नाम क्या है, तो अशोक वर्धन है, जबकि अभिलेख में नाम इनका क्या है, तो देव नाम प्रिय इनका नाम है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितना भी फैक्ट लिखा गया सभी को ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको ये सब फैक्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एक फैक्ट जो है ना एक एक क्वेश्चन के बराबर है। हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम मिल रहा है। ठीक है, देखिए आपका मतलब 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास का मृत्यु जो हुआ था 1602 ईस्वी में हुआ था, जबकि अकबर का शासनकाल था कब, तो 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक था, तो इनके शासनकाल में था। और यहाँ पे जहांगीर भी साथ में दिया हुआ है, तो ये भी हो जाए, क्योंकि देखिए जहांगीर का जो शासनकाल हुआ मतलब ये राजा बने वो 1605 से 27 तक, लेकिन इसका जन्म तो पहले ही हो गया था ना, तो मतलब शासनकाल मतलब इनके भी समय में थे, तुलसीदास अकबर और जहांगीर के दोनों के समय में थे। लेकिन अगर हम पूछे कि राजा उस टाइम में कौन थे, तो उस टाइम में राजा अकबर ही थे। समझ गए बातों को, तो यहाँ क्वेश्चन के प्रकृति के हिसाब से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला आपका 10 नंबर कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो ये जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट हुआ था आपका 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था, और ये 11 मई 1857 को कहाँ पे पहुँच गया था, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सैनिक को दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। ठीक है, तो ये 11 मई को यहाँ पहुँच गए थे और यहीं से ये चीज़ें स्टार्ट हो गया था।
अगला जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जबकि आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि ऑप्शन ए में क्या है, तो चार्ल्स विल्किंस, इसके द्वारा यानी कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये आपका मतलब संस्कृत भाषा का पुस्तक है और ये किसके काल में लिखा गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में इसको लिखा गया था कालिदास के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका मतलब बी हो जाएगा, ये कर्नाटक में। कैगा कहाँ पे, कर्नाटक में। जबकि तमिलनाडु में क्या है, तो यानी कि कलपक्कम जो है ये कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीन मुख वाली जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से भी जानी जाती है, तो ये कहाँ पे, किस गुफा में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये एलिफेंटा के गुफा में है। कहाँ पे, एलिफेंटा में। जबकि अगर हम बात करें एलोरा, तो एलोरा के गुफा किससे संबंधित, तो जैसे कि आपका बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से ये संबंधित है एलोरा की गुफा। क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन ये एलोरा की गुफा किससे संबंधित है, तो बौद्ध, जैन और हिंदू से संबंधित है। जबकि अजंता की गुफा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पे 29 गुफा है। अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, येगाची नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे, तो येगाची नदी के तट पे है जो आपका बेलूर है। और ये कहाँ पे है बेलूर, तो ये कर्नाटका में है। ऑप्शन एक की बात करें तो कावेरी जो है कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलता है, जबकि यमुना नदी यूपी से होकर के गुजरती है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर है, कह रहा है कि पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, तो किस तिथि को सर्वाधिक दूरी पर होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होता है। जैसे कि इसका जो मतलब कितने दूर पे होता है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर पे होता है। ठीक है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो देखिए जो 4 जुलाई जो होता है ना, इसको हम मतलब यहाँ पे देखिए जो सर्वाधिक दूरी पे होता है इसको हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे देखिए जैसे कि इसको हम और अपसौर या एपीहीलियन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो अपसौर और एपीहीलियन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से सूर्य सर्वाधिक दूरी पे जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। और कितना दूरी पे होता है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे होता है। ठीक है। और उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो अपसौर और एपीहीलियन के नाम से जानते हैं। जबकि सर्वाधिक नज़दीक जो होता है मतलब पृथ्वी के नज़दीक जो सूर्य होता है ये किस दिन होता है, तो 3 जनवरी को होता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उपसौर या पेरीहिलियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उपसौर या पेरीहिलियन के नाम से जानते हैं। अब मतलब अच्छे से याद रहे, देखिए उप जो लिखते हैं ना, उ ऐसे लिखते हैं और 3 भी तो ऐसे ही लिखते हैं। तो आप देख लीजिए 3 जनवरी को क्या होगा, उपसौर, और उपसौर को ही हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन बोलते हैं। जबकि आपका जो मतलब सर्वाधिक दूरी पे होता है उसको हम क्या 4 जुलाई को होता है, और ये होता इसको हम क्या बोलते हैं, तो अपसौर, और अपसौर को क्या बोलते हैं, तो एपीहीलियन। तो अप और एपी इन दोनों को आपको रिलेट करके थोड़ा सा याद कर लीजिए, 1 से 2 बार बोलिएगा, याद आपको हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 11 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि 1 जून को क्या मनाया जाता है, तो दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1885 में मुंबई यानी कि बम्बई में बेउस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन था, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन था। मतलब जैसे कि 85 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। और इसका लॉर्ड डफरिन के जो कार्यकाल था भारत में वो 1884 से लेकर के और 88 तक था। ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी के, तो लॉर्ड मेयो के जो कार्यकाल है ये आपका 1869 से लेकर के और 72 तक है। जबकि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की बात करें तो ये 1872 से लेकर के 76 तक, और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1856 से लेकर के और 62 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कार्यकाल। अगला देखिए, अगला आपका
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सा बात शामिल नहीं था, ठीक है। तो उस समय जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था उस समय उसके उद्देश्य में कौन सा बात शामिल नहीं था, तो ऑप्शन ए को देखिए, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें से कोई भी बात शामिल नहीं था। जबकि इसमें से जो है आपका मतलब द्वि राष्ट्र का सिद्धांत जो है, मतलब द्वि राष्ट्र का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो अब मतलब 1930 में जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वि राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था और 1930 में दिया गया था, ठीक है। जबकि ऑप्शन बी की बात करें तो भारत का सांप्रदायिकता विभाजन, जो सांप्रदायिक ऑफिशियल ढंग से जो विभाजन के बाद किया था ये 1940 में किया गया था और किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये बात किया गया था। जबकि पाकिस्तान की मांग जो है प्रथम बार किसके द्वारा किया गया, तो ये ऑप्शन आपका मतलब पाकिस्तान की मांग जो किसके द्वारा किया गया, तो 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, पाकिस्तान की मांग किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में किया गया था, ठीक है। तो आप सभी ऑप्शन को समझिए, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन इसमें देखिए द्वि राष्ट्र के सिद्धांत पूछे तो 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। भारत का सांप्रदायिक विभाजन पूछे तो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये ऑफिशियली मांग किया गया था। पाकिस्तान की मांग की बात करें तो ये जो है यानी कि 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा ये बोला गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक यानी कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है कि जिसका संख्या कम हो, तो हितों का संरक्षण किस में दिया गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। किस में दिया गया, अनुच्छेद 29 में। जबकि अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसमें जो है संविधान के उपचार के बारे में बताया गया है। अगर हम 19 की बात करें तो इसमें वाक्य की स्वतंत्रता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये सब की स्वतंत्रता किसमें, तो 19 में। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें क्या आपका, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको इसी में है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य आदि दार्शनिकों के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो मतलब सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उपनिषदों का इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकराचार्य किससे संबंधित है, तो अद्वैतवाद से संबंधित है। किससे, शंकराचार्य संबंधित है अद्वैतवाद से। जबकि रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्टता द्वैतवाद से और माधवाचार्य जो संबंधित है ये द्वैतवाद से संबंधित है। किसे, द्वैतवाद से संबंधित। एक बार और देख लीजिए, जैसे कि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है, रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित है और माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराण की बात करें तो पुराण की संख्या कितना है, तो 18 है। और त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, ठीक है। जैसे कि आपका त्रिपिटक में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका विनय पिटक आ जाएगा, अभिधम पिटक आ जाएगा और एक सुत पिटक आ जाएगा। तो ये तीनों पिटक आता है इसमें, ठीक है। किस में आता है, तो मतलब त्रिपिटक के अंदर आता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि तोलकापियम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ठीक है। तो क्या सत्य है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। क्या है तोलकापियम, तो तमिल व्याकरण ग्रंथ है और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो तोलकापियर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तोलकापियर के द्वारा ये लिखा गया। जबकि हम तमिल महाकाव्य की बात करें तो तमिल के महाकाव्य है जैसे कि कंबन, यहाँ के रामायण है, और शिल्पाधिकारम, तो ये दोनों क्या है, तो तमिल महाकाव्य है। कंबन जो हो गया कंबन रामायण और शिल्पाधिकारम यहाँ का महाकाव्य है। जबकि आपका यहाँ का व्याकरण क्या है, तो मतलब व्याकरण जो है तोलकापियम। ये किसके द्वारा लिखा गया तोलकापियम, तो तोलकापियर के द्वारा ही लिखा गया है। ये आपको ऐसे कोरिलेट करके याद रखिएगा कि दोनों त से ही स्टार्ट होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हिजरी सन जो संबंधित है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से। मक्का से कहाँ मतलब पलायन किए थे, तो मक्का से मदीना पलायन किए थे। और ये कब किए थे, तो 622 ईस्वी में किए थे। जबकि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी
कभी ये भी पूछा था कि इनका जन्म किस शताब्दी में हुआ था, तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि इनका जन्म किस शताब्दी में हुआ था, तो 6ठी शताब्दी में। जैसे कि 570 है, ठीक है, तो कौन सा शताब्दी, तो 6ठी शताब्दी। और 600 से जो ऊपर चलने लगा ना, तो ये हो गया आपका 7वीं शताब्दी हो गया। तो इनको ज्ञान के प्राप्ति जो हुआ था 7वीं शताब्दी में हुआ था। और उसी समय मतलब ये प्रथम उपदेश भी दिए थे, जो ऑप्शन आपका डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी में क्या प्रथम उपदेश कब दिए थे, तो 610। एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से सुन लीजिए। देखिए हिजरी संबत जो है किससे संबंधित है, तो इनके मक्का से मदीना पलायन किए थे उससे संबंधित है। और ये कब पलायन किए थे, तो 622 ईस्वी में किए थे। जबकि इनका जो जन्म हुआ था 570 में हुआ था, जो 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ यानी कि 632 में, जो कि 7वीं शताब्दी में हुआ। और इनका प्रथम उपदेश ये कब दिए थे, तो 610 ईस्वी में दिए थे। अगला देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कारण निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों से स्पर्श करती है। तो भूमध्य सागर के जो सीमा है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 3 महाद्वीपों से स्पर्श करता है। जैसे कि आपका एशिया हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका, ये तीनों से लगता है। जबकि अगर हम अरब सागर की बात करें तो ये कहाँ पे, तो एशिया में है। और कैरेबियन सागर की बात करें तो ये आपका साउथ अमेरिका में है। समझ गया क्वेश्चन को। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 24 है। कह रहा है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत था। तो इनके दरबार में जो आया था बिंदुसार के दरबार में, ग्रीक राजदूत कौन था, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डाइमेकस था। कौन, डाइमेकस। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बेटा का नाम क्या था, तो अशोक। इन तीनों को आपको मतलब अति से याद रखना लाइन से, ठीक है। जैसे कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अशोक के दादा के नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। इसके अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया। तो फ्रांसीसी जो है ये सबसे अंत में आया था। और सबसे स्टार्ट में कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था, ठीक है। तो आपको ये दोनों को याद रखना है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जैसे कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, विजय विट्ठल मंदिर जो ये कहाँ पे, बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहाँ पे, हम्पी में। और हम्पी कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और कर्नाटक के एक और प्रसिद्ध मंदिर है जैसे कि आपका चेन्ना स्वामी मंदिर, जो ये भी कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमर सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाए। यह गीत जो है मतलब किसने लिखा था, तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा मतलब 2 देशों के एंथम यानी कि जो गीत है वो दिया गया। जैसे कि एक तो हो गया आपका अमर सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश के, और भारत देश के भी आपका जनगण मन जो है ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि किस शख्स के द्वारा जो है मतलब 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सहभागिता नोटरी, सहभागिता नोट जो है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो सहभागिता नोट जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। किससे, विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। मतलब जैसे कि जो भी लोग जो है मतलब विदेश से भारत में अगर वो निवेश करने के लिए आते हैं तो वो मतलब इसी का प्रयोग करते हैं, सहभागिता नोट का, क्योंकि वहाँ से पैसा लेकर के नहीं आता, ये एक सहभागिता नोट लेकर के आते हैं, इसी से इनका काम होता है। जबकि ऑप्शन ए की बात करें तो भारतीय संचित निधि, ये आपका आर्टिकल नंबर 266 में दिया गया। टोक्यो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और ये क्योटो कहाँ है, तो ये आपका जापान के एक शहर है, ठीक है। और इसका जो है मतलब बैठक जो हुआ था पहला या सम्मेलन बोलिए, वो आपका 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। तो ये आपका राजस्थान में है, गुरु शिखर पर्वत जो है राजस्थान में है, ठीक है। और इसका हाइट है कितना, तो 1722 मीटर इसका हाइट है। कितना, 1722 मीटर। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
कह रहा है यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सा शहर है ये किस नदी के तट पे है, कौन सा शहर किस नदी के तट पे। तो जैसे कि आपका बैतूल है ये कहाँ पे, तो ताप्ती नदी के तट पे है। जबकि आपका जगदलपुर जो ये कहाँ पे, तो इंद्रावती नदी के तट पे है। और जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के तट पे है। और उज्जैन जो है ये कहाँ पे, तो शिप्रा नदी के तट पे है। जबकि ये सभी नदी जो है किस राज्य से निकलती है, तो इंद्रावती जो है आपका कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से निकलता है। और नर्मदा आपका अमरकंटक से, और शिप्रा जो है मालवा के पठार से निकलता है। और ताप्ती नदी जो है मुल्ताई से निकलता है। तो ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, जैसे कि आपका इंद्रावती नदी कहाँ, छत्तीसगढ़ से निकलता है। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। जो आपका शिप्रा नदी है ये मालवा के पठार से निकलता है। और ताप्ती नदी जो ये आपका मुल्ताई पहाड़ से निकलता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। कह रहा है कि जैसे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनुस। और इसके बाद 1937 में ही कौन बने थे, इनके बाद श्री कृष्ण सिंह बने थे इनके बाद, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। क्या कह रहा है कि बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की संरचना कैसी थी। तो पंचायत राज्य की जो संरचना था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, त्रिस्तरीय था। कैसा था, त्रिस्तरीय था। 20 लाख यानी कि 20 लाख से जहाँ भी ज़्यादा आबादी होगा वहाँ त्रिस्तरीय पंचायत होगा, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत में जैसे कि आपका ग्राम पंचायत था, ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति एवं जिला परिषद था, ठीक है। तो जैसे कि आपका ग्राम पंचायत होता था ये ग्राम लेवल पे होता था, पंचायत समिति आपका प्रखंड लेवल पे होता था, और जिला स्तर पे जिला परिषद होते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ है, तो इनका जो मुख्यालय है आपका जेद्दा में, ऑप्शन बी हो जाएगा, जेद्दा में इसका मुख्यालय है। अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुलिट्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो पुलिट्जर पुरस्कार आपका संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्रकारिता से संबंधित है। और इसका स्टार्ट जो हुआ था 1917 में पुलिट्जर पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। और हाल ही में यानी कि 2022 में किसको दिया गया, ये करंट अफेयर बन जाएगा, 2022 में दिया गया आपका दानिश सिद्दीकी को ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया, दानिश सिद्दीकी को। कौन सा पुरस्कार, तो पुलिट्जर पुरस्कार है। किस फील्ड में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी। तो बहुविवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये लिखा गया। किसके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। जबकि हम अगर बात करें तो पंडित रामाबाई के द्वारा महिला आर्य समाज की स्थापना किया गया था। महिला आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा, तो पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनके द्वारा यानी कि काबुली वाला, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया कौन सा, काबुली वाला पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैसे कि नचिकेता और यम के बीच जो नचिकेता और यम के बीच जो है मतलब सुप्रसिद्ध संवाद जो है मतलब किस में है, किस में लिखा गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये कठोर उपनिषद में। कहाँ पे, जैसे कि नचिकेता और यम के बारे में जो भी सुप्रसिद्ध जो संवाद है इन दोनों के बीच में ये कठोर उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, ये भी मिलान करने वाला है। जैसे कि वराहमिहिर, ठीक है, जो ग्रंथकार है और यहाँ पे मूल ग्रंथ है, तो ये वराहमिहिर के द्वारा कौन सा मतलब ग्रंथ लिखा गया, तो बृहद संहिता जो है किसके द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया। जबकि आपका विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्त जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। शूद्रक के द्वारा कौन सा, तो मृच्छकटिकम ग्रंथ जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया। और बिल्हन के द्वारा कौन सा, तो विक्रमादित्य जो है ये बिल्हन के द्वारा लिखा गया। विक्रमादित्य चरित्र जो है किसके द्वारा, तो बिल्हन के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप उसको मिलान कीजिए जो आपको आता है। जैसे कि ऑप्शन सी और डी तो आपको निश्चित रूप से आता ही रहा होगा, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ए और बी मतलब ऑप्शन ए में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा, लेकिन आपको ऑप्शन सी और डी तो निश्चित रूप से आता रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो पहले आपको आता है उसको मिलान कीजिए। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है मतलब संकल्पना अंग है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। सूत के
सूत के विषय वस्तु हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अष्टांग मार्ग किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। और सूत पिटक में जो जैसे कि इनका जो त्रिपिटक जो 3 गो है ना, जैसे सूत पिटक हो गया, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये सूत पिटक के विषय वस्तु है अष्टांग मार्ग जो है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका 75 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका जीके, जीएस, करेंट मतलब सब कुछ रहता है, साइंस सब कुछ। तो जिसमें से हम आपको 38 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए, जो भी आपका बच गया 37 क्वेश्चन वो हम आपको अगले पार्ट में दे देंगे। छोटा छोटा वीडियो देते हैं इसलिए ताकि आप अच्छे से देख सके। हम पूरे के पूरे जो भी एक्सप्लेनेशन अच्छा रहता है वो सब हम आपको देने की कोशिश करते हैं। हम आपका 1 सेकंड के भी टाइम ना चाहते कहीं की बर्बाद हो जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए। हम आपके तैयारी में आपको मदद करेंगे, जिससे आपको मेरिट बनने में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।